आप भी कभी अपने आप को तकलीफ में पाएं तो समझ जाएं कि आपका मालिक यानी कि खुदा चाहता है कि जीत तुम्हारी। पाकिस्तान तो ऑल टाइम फेवरेट रही है टीम थ्रू आउट दिस लीग। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए नजर वेस्ट इंडीज को डंके की चोट दे, आज पाकिस्तान मैच हरा देगा। तिहाई कम उन्हीं में ही बहुत वसी मुताले पर मबनी किताबों पर काम किया है। अगर आपके पास ख्वाब हैं तो उनको पूरे करो, अपॉर्चुनिटीज लो। सैफुल्लाह के आपको ये ताइक्वांडो का शौक कैसे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? 5-6 साल की उम्र में ताइक्वांडो में क्लब ज्वाइन किया था। 8-9 साल है ताइक्वांडो खेलते हुए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहेब और आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं एक अच्छी सी बात के साथ। कहा जाता है कि रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ़ की वजह से। तो आप भी कभी अपने आप को तकलीफ़ में पाएँ तो समझ जाएँ कि आपका मालिक यानी कि खुदा चाहता है कि जीत तुम्हारी हो, तभी वो आपको तकलीफ़ मिल रही होती है। वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा है। थोड़ी सी तकलीफ़ के बाद आपको जो कामयाबी मिलती है उसका मज़ा ही और होता है। तो कभी भी हमें नाशुक्री, मायूसी नहीं करनी चाहिए जब हमें तकलीफ़ मिल रही हो। अगर हम ज़हन में एक पॉजिटिव फीलिंग रखेंगे और सोचेंगे कि इसके बाद खुदा ने हमारे लिए कुछ बहुत बेहतरीन रखा हुआ है, तो यकीनी तौर पर आपको दौड़ने से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। मखसूस नशस्तों के फैसले का तारीखी दिन। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशस्तें हुकूमती इत्तेहाद के पास रहेंगी, अपोजिशन को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट आज महफूज फैसला सुनाएगा। तरमीमी कॉज लिस्ट जारी, अदालती फैसले के सियासी असरात क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। लेजेंड्स लीग में ग्रीन शर्ट्स के लिए फैसला कुन मरहले का आगाज। सेमीफाइनल राउंड में आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में कौम यूनिस 11 की जीत के लिए पुरअज़्म। हुकूमत ने अशय खुरनोश पर टैक्स 15% से 18% तक बढ़ाया। 3% टैक्स बढ़ने से कीमतें 33% कैसे बढ़ गईं? अशय खुरनोश की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आम सारिफीन कैसे मुनाफाखोरों से निपटे? प्रोग्राम में लीगल एक्सपर्ट का मौक़िफ़ लेंगे। पावर लिफ्टिंग के खेल में 3 बहनों का राज। आलमी पावर लिफ्टिंग इवेंट में 4 गोल्ड मेडल्स जीत कर नई तारीख रकम हो गई। फ़ख्रे पाकिस्तान बहनें आज होंगी हमारी मेहमान। ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सियासी मैदान में। आज का दिन नई तारीख लिखने जा रहा है क्योंकि दिन 12 बजे मखसूस नशस्तों के केस का फैसला आने वाला है। अदलिया का फैसला जो भी होगा वो आने वाले कई सालों तक अपने असरात कायम करेगा। मखसूस नशस्तें किसको मिलेंगी या किसको नहीं, इसका असर तो शायद अगले 5 साल के लिए होगा, लेकिन आला अदलिया के इस फैसले को आने वाली कई दिहाइयों तक मुख्तलिफ केसेस में मौजूद बहस ज़रूर लाया जाएगा। देखते हैं कि फ़ैसला क्या आता है और उसके बाद सियासी इसके असरात क्या होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अहम और बड़ी खबर पाकिस्तानी अवाम की बेबसी के हवाले से है। हुकूमत IMF के इस कदर प्रेशर में है कि डू मोर के हर मुतालबे पर लब्बैक कहती दिखाई दे रही है और इसका बराह रास्त असर हुकूमत की मकबूलियत में कमी से ही निकलेगा, क्योंकि एक के बाद एक सेक्टर की चीखें निकल रही हैं। पहले पेट्रोलियम डीलर्स, अब फ्लावर मिल्स मालिकान ने हड़ताल की हुई है। एक मजबूर और बेबस पाकिस्तानी ये सवाल करता है कि क्या IMF को वसूली के लिए सिर्फ आम आदमी दिखाई देता है? और इस तमाम तर सूरत हाल के दरमियान हुकूमत की अव्वलीन इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी एक अलग हिकमत अमली लिए चल रही है। समझ नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत का साथ निभा रही है या अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, क्योंकि सदारत के ओहदे पर फायज़ आसिफ अली जरदारी अब ये कह रहे हैं कि नवाज लीग से हुकूमत नहीं चल रही। इन्हीं इशूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा इकबाल जफ़र जगड़ा साहब। अदालती फैसले के सियासी असरात यकीनी तौर पर होंगे और देखते हैं कि मखसूस नशस्तें अब किसको मिलती हैं, हुकूमत को या अपोजिशन को। और वैसे भी हुकूमत आपको पता है कि इत्तेहादी हुकूमत एक है, पीपल्स पार्टी भी इनके साथ है।
मकबूलियत में कमी बिल्कुल हो रही है क्योंकि बजट के बाद सभी की चीखें निकल रही हैं। इस वक्त ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, साबिक गवर्नर केपी, उनको हम वेलकम करेंगे शो में। झगड़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, एक तो मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आपको पता है कि आज आ रहा है 12 बजे के करीब, बड़ा अहम ये फैसला होगा, इसके बड़े सियासी असरात होंगे आने वाले वक्त में भी। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसके बाद एक सियासी अदम इस्तेहकाम की सी सूरत हाल है। बजट आने के बाद तमामी सेक्टर्स जिनकी चीखें निकल रही हैं, पहले पेट्रोलियम डीलर्स, अब फ्लावर मिल्स वाले, तो ये अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ये तो बड़ा चैलेंज हो जाएगा हुकूमत के लिए। एक तरफ वो फैसला भी और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स भी, कैसे देख रहे हैं? है कि ये जो आपने सवाल किया बहुत सवाल है, और ये बजट जो बनाया गया है ये एंड इस वक्त की दुनिया के मुताबिक जो मसाइल हैं इस मुल्क को, वो बड़ी बहुत हमारे जो इकोनॉमी है वो आज की वो नहीं है, बल्कि कितने अरसे से आप देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा यही बात करते हैं कि जी हमारी मईशत जो है ये हमारा सबसे बड़ा मसला है और इसको ठीक करने के लिए हमें सबको मिल बैठकर और इनका हल ढूंढना पड़ेगा। अब जो इक़दाम हुए हैं और इसमें आपने भी मेंशन किया है कि IMF जो है डिक्टेटिंग बॉडी जो है IMF है। अब IMF के बगैर अगर कोई कहता है कि हम चल सकते हैं तो ये तो मेरे ख्याल में उनकी खामख्याली है, और इससे आप भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि IMF का कर्जा आज का नहीं है जनाब, ये कब के हमारे यहाँ चल रहे हैं, और अगर हम इससे ड्रा करते हैं और उनकी बात नहीं मानते तो फिर आपकी इकोनॉमी तो एकदम ठप हो जाएगी, फिर तो ये मुल्क आगे चलने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हमें इस वक्त दरपेश है, और इसको हल करने के लिए ये टैक्सेशन का जो सिलसिला हुआ है आप देख रहे हैं। IMF के लिए वज़ीर आज़म साहब ने रोज़ाना अपनी स्पीच में जो टीवी पे आते हैं कहते हैं कि हम ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि खुदा ना करे कि हमें फिर IMF के पास जाना पड़े। यानी दिस इज व्हाट ही इज रिपीटेडली बीइंग, आपने भी सुना होगा कि रिपीटेडली कह रहे हैं कि खुदा ना करे चंद साल बाद हम कहेंगे कि हमने फिर IMF के पास जाना है। हमने IMF से जान छुड़ानी है, लेकिन उसके लिए जो टैक्सेस हैं। लेकिन झगड़ा साहब, जिनको बजट पर एतराज हैं उन्हीं सेक्टर्स के चलने से मुआशी बेहतरी मुमकिन है, तो अगर इन्हीं पर टैक्सेस की भरमार कर दी जाएगी तो फिर कैसे तरक्की होगी, मुआशी बेहतरी आखिर फिर कैसे आएगी? ठीक है जी, जो एतराज कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी हम सारी जो फैसिलिटी है बताया। दुनिया भर में मैंने आपको अर्ज किया है कि टैक्सेशन जो है दुनिया भर में सहूलतें मिलती हैं वो टैक्सेशन से ही मिलती हैं। हमारे यहाँ अगर इन लोगों को ही कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत पार्लियामेंट में ले जा सकते हैं, पार्लियामेंट के सामने जाएं और कहें कि जी ठीक है हमें अगर वो देते हैं इसके अगेंस्ट जो रिलीफ मिलता है वो क्यों नहीं मिल रहा हमें। तो ये फिर हमारी माशाल्लाह मुल्क में जमहूरियत है, और जमहूरियत में आपका जो मसला होगा वो फिर आप पार्लियामेंट में लेकर जाएं। आपके माशाल्लाह कौमी असम्बली के मेंबरान भी उस जगह पर है, सेनेट के। अच्छा झगड़ा साहब, हुकूमत ने पहले रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का दावा किया, लेकिन बजट में इसके बरक्स फाइलर दुकानदार पर तकरीबन 0.5 और नॉन फाइलर पर 2.5% टैक्स लगाकर डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनसे जो है वो वसूली की जिम्मेदारी देकर अपनी जान छुड़ा ली है। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदार दोनों ही टैक्स देने को तैयार नहीं है। FBR को मुलविस किए बगैर ये काम कैसे मुमकिन है? जी FBR को मुलविस किए बगैर नहीं मुमकिन। FBR कहीं भागती भी नहीं है, FBR को मुलविस करें तो वो इनकार कभी नहीं करेगी, लेकिन जो दुकानदार वगैरह हैं उनको सोचना चाहिए। वो देखें, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि ये दुकानदार जो है ये अल्लाह के करम से इनको भी पूरी तरह से एहसास है कि ये जो कुछ हुआ ये कुछ गलत नहीं हुआ।
ये इस आवाम और इस मुल्क की बेहतरी के लिए किया गया है। बगैर टैक्सेशन के चलना हमारे लिए नामुमकिन है। बजट में हमने ये देखा है कि सारा बोझ सैलरीड क्लास पर डाल दिया गया है, जिस पर सर्विसेज सेक्टर भी सरापा एहतजाज है। और ये पहली बार नहीं है कि हर बजट में टैक्स देने वालों से ये इजाफी टैक्स वसूल किया जाता है। टैक्स नेट बढ़ाने पर कोई काम नहीं होता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सैलरीड क्लास की भी कंजम्पशन ख़त्म हो जाएगी, फिर हुकूमत के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। देखिए, ये बात यह है कि सैलरीड क्लास पर जो टैक्स लगे हैं, तो ज़रा मुझे ये उनसे पूछ कर बताएं कि आपको जो टैक्स लगा है क्यों लगा है। पहले भी टैक्स लगते थे, लगा हुआ था, अब इसलिए बढ़ा दिया गया है कि आपकी जो है उनको इंक्रीज किया गया है। कौन सी जिसमें आप मुझे इंक्रीज नहीं किया, तो इंक्रीज जब मिला है तो उसके बदले जो टैक्सेशन बनती है वो फिर अगर उनको ना दें तो फिर तो मैं समझता हूँ कि मुल्क का चलना नामुमकिन है। तो सैलरीड क्लास तो उसमें तो रिस्पॉन्सिबल लोग भी हैं, उनको सोचना चाहिए कि अपने लोगों जो नीचे हैं वो अगर शोर करते हैं तो उनको समझाया जाए कि भाई आपको जो कुछ टैक्स किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है। इसकी वजूहत ये हैं कि आपके सैलरी बनी है और उसके अकॉर्डिंगली जो टैक्सेशन हुई है वो उसके अकॉर्डिंग दी हुई है। सही है। बस अब सूरत हाल खैर इस वक्त झगड़ा सा बड़ी अजीब सी है। फिर आज बड़ा तारीखी दिन भी है, मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आने वाला है। मेरे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर ने में ज्वाइन किया, उनसे हम जानते हैं कि फैसला कितने बजे आएगा और अभी क्या सूरत हाल है। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। देखिए, फैसला तो 12 बजे के लिए उसका वक्त मुकर्रर किया गया है। पहले 9:30 बजे का था। इसमें चीफ जस्टिस ने अपने रेगुलर बेंच में 9:30 बजे तमाम मुकदमात की समाअत से पहले उस फैसले को सुनाना था। लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी शोर पड़ गया था कि कई सवालात अजीबोगरीब किस्म के उठाए जा रहे थे कि जी पता नहीं क्यों 13 रुकनी पूरे बेंच नहीं बैठ रहे, जबकि तमाम जजेस अवेलेबल थे। तमाम ने अपने रूटीन के जो बेंचेस हैं जो पूरा हफ्ता चलते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक, उन बेंचेस में उन्होंने मौजूद होना था। तो ये कोई इतनी आउट ऑफ द वे जाके चीज नहीं थी कि 3 जजेस क्यों अनाउंस कर रहे हैं इसको या ज्यादा क्यों नहीं कर रहे। इवन कि मैं आपको ये बताऊं, ऐसी भी रिवायात मौजूद है कि जब जिस बेंच ने फैसला लिखा हुआ हो वो छुट्टी पे हो या किसी वजह से अवेलेबल ना हो, तो कोई भी ऐसा बंदा, कोई ऐसा जज जो उस बेंच का ऐसा नहीं है, वो भी लिखा हुआ फैसला अनाउंस कर सकता है। लेकिन उस तमाम जो एक शोर पड़ गया था उसको डिफ्यूज करने के लिए ये फैसला किया गया कि फैसले का वक्त बढ़ा के 12 बजे तक किया जाए, ताकि तमाम जजेस जो 13 नौकरी बेंच के मेंबर हैं वो अपने रूटीन के कामों से, जो रूटीन के केसेस सुन रहे हैं वो ताकि डिस्टर्ब ना हो, उससे फ्री होकर फिर वो फैसला सुनाने के लिए इकट्ठे आकर बैठे। एन मुमकिन है कि फैसले से पहले ये वजाहत भी थोड़ी सी चीफ जस्टिस की जानिब से आ जाए कि क्यों ये 3 रुकनी से मामला टाइम चेंज करके 13 रुकनी बेंच की जानिब किया गया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में सख्त हालात तमाम जो मामूल के मुताबिक है। सिक्योरिटी काफी सख्त की गई है, काफी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर इस वक्त तैनात हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। अलबत्ता जो 9:30 बजे तमाम मुकदमात की जो रूटीन में बेंचेस हैं वो समाअत शुरू करेंगे और जब बेंचेस खत्म होंगे उसके बाद फिर 12 बजे तमाम जो जजेस हैं वो फैसला सुनाने के लिए आएंगे। ठीक है, 12 बजे तमाम जजेस जो हैं वो फैसला सुनाने के लिए आएंगे। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आपका और बड़ा अहम ये फैसला है। पता चलेगा कि हुकूमती इत्तेहाद के पास के नशिस्तें रहनी है या अपोजिशन के पास जानी है। जफ़र साहब भी मेरे साथ मौजूद है। झगड़ा साहब, कहिएगा, बजट में मैं टैक्सेस की बात कर रही हूँ, भरमार टैक्सेस की, और जवाज़ एक ही, जैसे कि आपने भी कहा कि जी IMF डिक्टेट कर रहा है। तो IMF को वसूली के लिए क्या सिर्फ आम आदमी दिखाई देता है? मैं तो इस पर बार बार बात कर रही हूँ कि IMF हुकूमती अखराजात में कटौती की बात क्यों नहीं करता? ये जो सियासतदान है इनकी मराद को कम किया जाए ना, बजाय इसके गरीब आदमी पर बोझ डाला जाए। देखिए ना जी, की मराद का आपने जिक्र किया और ऊपर सरकारी अफसरान का आप कह रहे हैं कि वो रो रहे हैं कि हम पे टैक्सेशन क्यों लग रहा है। तो ये देखिए ना, ये क्वेश्चन है, ये खुद हुआ जो क्वेश्चन हुआ है उसका आंसर इसमें ही हुआ है कि देखिए जी ये जो हो रहा है ये ऐसे तो नहीं हो रहा है, उसके मुताबिक जो हो रहा है और उसमें कोई ऐसी बात मुझे नजर नहीं आती कि हुकूमत जो है वो गलत कर रही है। अच्छा, हुकूमत लोगों को कड़वा घूंट पीने और इजाफी टैक्स देने का मशवरा दे रही है, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस खुद कितना टैक्स देते हैं, कुछ इल्म है आपके?
देखिए जी, पार्लियामेंटेरियंस की अगर आप बात करें तो मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि मैं उनको डिफेंड करता हूँ कि वो टैक्स ना दें और मजे डूबते रहें, नहीं। उनको जो ड्यू चार्जेस हैं उनके वो देते रहते हैं। और अच्छा जगह साहब, आपकी हुकूमत के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ने भी तो अब बयान दे दिया है कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही है। ये वही इत्तेहादी हैं जिनकी बदौलत आपकी हुकूमत कायम है। अगर यही पत्ते हवा देने लगे तो नून लीग के पास फिर ऑप्शंस क्या हैं? और आज तो फैसला भी आ रहा तारीखी। देखें, जरदारी साहब को ऐसी बात करना मुनासिब तो इसलिए नहीं है कि वो इस वक्त सदर पाकिस्तान है। ही इज सिटिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट सीट, और ये सीट उसको किसने दी है? ये उसने नून से ये सारी चीजें ली है। आप मुझे बताएं, ये मैं गलत कह रहा हूँ? उनको तो हमने देखें सदारत भी दे दी, तो हमने सेनेट भी दे दिया, हमने असेंबली भी दे दी, उनको तो हमने गवर्नरशिप्स भी दे दी। तो उसके अलावा अब क्या रह जाता है? अब तो यही है बस, अल्लाह खैर करे, देखते हैं वो क्या करते हैं आगे। शुक्रिया आपका झगड़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। और आप बड़े कदावर सियासतदान है, ज़ाहिर है आपकी गहरी नज़र है सारी सूरत हाल पर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब ज़रा हम सियासी मैदान से निकलकर खेल के मैदान में चलते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बाद अब भारत भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में पहुँच गया है। आज जनाब वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका ने आखिरी मैच में इंडियन चैंपियंस को 54 रन से हराया है। शिकस्त के बावजूद इंडियन चैंपियंस ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, जबकि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के मद्दे मुकाबले होगा। और तैयारियां इस वक्त भरपूर हैं। इसी पे बात करने के लिए साजिद खान साहब इस वक्त हमें क्रिकेट एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है क्रिकेट पर और आपका तज्जिया बड़ा कमाल का होता है। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तो ऑल टाइम फेवरेट रही है टीम थ्रू आउट दिस लीग, ये जो चैंपियंस लीग है, लेजेंड्स लीग है, क्या देख रहे हैं सेमीफाइनल को लेकर? बहुत शुक्रिया शहरीज बहन। यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में बोल्ड न्यूज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट चैंपियन लीग के हवाले से बोल्ड न्यूज़ चैनल ने खुसूसी पाकिस्तान में दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं इसको हाईलाइट इसलिए किया कि हमारी मौजूदा टीम ने उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई। यकीनी तौर पर चैंपियन लीग में जो हमारे खिलाड़ी खेलने गए, यकीनी तौर पर आपके प्रोग्राम के तो उससे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट में आज नाइट प्रैक्टिस की है और पाकिस्तान के दोनों सीनियर खिलाड़ी, अगर यूनुस की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ, तो शाहिद की बात बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, शुएब मलिक की बात करूँ, मिसबा की बात करूँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सेमीफाइनल खेलेगा तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर बेहतरीन शेप में नजर आ रहा है। जिस तरह के 3 मैच जीते, वेस्ट इंडीज के पाकिस्तान ज्यादा फेवरेट है। 200% पाकिस्तान इंडिया का फाइनल नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने हमेशा 2020 में भी कहा था, जो कहा था अल्लाह का शुक्र है वो पेशेंगोई हुई, मगर ये 2024 की दूसरी पेशेंगोई में कहते हैं चलूँ ये चैंपियन लीग का फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेलते हुए देख रहा हूँ। 35,000 से ज़्यादा तमाशे इस मैच को देखेंगे और दुनिया क्रिकेट की खूबसूरती लीड इसको पसंद भी करते हैं। और ये चीज़ को बताना इसलिए ज़रूरी है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का सेमीफाइनल खेला जाएगा और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का जो सेमीफाइनल है, क्रिस गेल जो दुनिया क्रिकेट सबसे छक्के मारने का एजाज़ रखते हैं, अगर उनकी विकेट हासिल कर लिया जाए, सही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। 2010 में बड़ा अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं ये, कामरान अकमल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए कामी की जितनी भी तारीफ की जाए, मैं शुएब मकसूद की जितनी ज़्यादा, शजील की जितनी तारीफ की जाए, मिसबा शुएब मलिक हालांकि दूसरी शादी इनको राज आ गई है, अपनी बीवी को छोड़ते नहीं है, को हर जगह लेके जाते, मगर जिस तरह शुएब मलिक भी अच्छे टच में आ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अच्छी शेप में नजर आ रही है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रही है। वेस्ट इंडीज को डंके की चोट में आज पाकिस्तान मैच हरा देगा और ये जरूर अपने नाज़रीन को बताते रहे। इस मैच का बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा है वीकेंड में, जो जिस तरह की इसका फाइनल की जितनी भी तारीफ की जाएगी, एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा 9 जून को, जो हमने लेकिन मुझे बताइएगा वेस्ट इंडीज की टीम में कौन सा खिलाड़ी है जो खतरनाक साबित हो सकता है? आपने क्रिस गेल की तो बात की है, उसके अलावा
पूरी टीम पे क्रिस गेल पे चलते हैं, बॉल और बैट के दरमियान जो उनकी फॉर्म लगी है, जितना अच्छा टाइमर है, जितना अच्छा फ्लिक करते हैं, हाँ वो इतने बड़े कारीगर हैं शहरी, वो मेड ओवर भी खेल जाते हैं 2020 में। वो जो छक्के मारने आते हैं तो कोई भी बॉलर को खाते में लाने की सलाहियत है। दुनिया क्रिकेट का बेताज भाषा है और दुनिया क्रिकेट में जब वो चाहता है आउट हो जाता है। मगर आपकी इस प्रोग्राम के तवज्जो से आज क्रिस गेल यहाँ पर उस तरह का काम नहीं दिखाएगा जिस तरह के पिछले मैचों में काम दिखाया है। मगर आज वेस्ट इंडीज की टीम यकीनी तौर पर नामुमकिन और मुमकिन दिखाने की तमाम वो सैलियत। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टॉस जीतेगी, पहले बॉलिंग करने को तरजीह देगी। यकीनी तौर पर यह भी बताना जरूरी है टॉस विन द मैचेस है, जिस तरह के मेरे अपने जराए बताते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान चेस करने में ज्यादा आसान होती है और चेस करने में शजील और की बात कीजिए, कामरान की बात कीजिए, बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म है। शोएब मसूद बहुत अच्छी फॉर्म है, शोएब मलिक अच्छे टर्म, मिसबा यूनुस, शाहिद आफरीदी और ड्यू है। इनकी उस तरह की कारकर्दगी नहीं है जिस तरह की कारकर्दगी दिखाना चाहिए। 2009 सेमीफाइनल फाइनल में शाहिद आफरीदी ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट दिखाई दी और दोनों मैचों के मैन ऑफ द मैच होते हैं। मैं ही समझता हूँ सारी तोपों को शाहिद आफरीदी की तरफ है, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्हें उस तरह के रन नहीं बनाए जिस तरह के ड्यू बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। तो उम्मीद करता हूँ शाहिद आफरीदी एक मायूस कौन कारकर्दगी दिखाएंगे। होप यही है शाहिद आफरीदी एक अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे, लोगों को अच्छी इंटरटेन क्रिकेट देखने का मौका मिल जाएगा। जी अल्लाह करे इंशाल्लाह। मुझे बताइए साजिद भाई, दूसरी तरफ से क्या खबरें हैं? जो सर्जरी चल रही है कौमी टीम की, उस हवाले से वो अंदर की खबर अगर आपके पास है तो दें, क्या होने वाला है? देखिए शहरीज, बहुत प्यारी खबर है। यकीनी तौर पर हमेशा मुझे कहती थी साजिद भाई, आप ही कहते हैं गुरुबंदी नहीं की यकीनी पर, ये बात तो आज मान लें मैंने गुरुबंदी की बात नहीं। जितने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गुरुबंदियों से खिलाड़ियों ने मुल्क का नाम खराब किया। और दूसरी, मैंने मोहसिन नकवी साहब को पहले दिन से आज तक यकीनी तो मेरी ख्वाहिश होगी पीर को आपके इस प्रोग्राम में मॉर्निंग शो में आएंगे। मैंने उनसे उनके कोऑर्डिनेटर से बात हुई है, वो बहुत ज़्यादा हमारा प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। देखिए मोहसिन नकवी साहब एक अच्छा बंदे हैं, काम करना चाहते हैं, वजीर दाखिला स्पोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन है। मगर उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को हटाया ना, तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के खिलाड़ी को भी हटाना चाहिए। और बाबर की अनकरीब उनसे मुलाकात होने वाली, जो बाबर के साथ जो मुश्किलात हुई थी, चचा इफ्तिखार की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ, जितने भी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, तो मैं ये समझता हूँ उनको तुमको सजा मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिली तो रिजवान को यहाँ बयान देना चाहिए अगर शाहीन जाफरी गलत है या नहीं है। मगर मोहम्मद यूसुफ हमारे मुल्क का बहुत बड़ा प्लेयर है। कैप्टन कौन बन रहा है? साइम तो है, उसके अलावा रेड बॉल का बताएं कौन कौन आ रहा है आगे? और देखिए रेड बॉल पे अभी तक तो यही शान मसूद से जाएंगे जो मेरे अपने जराए बताते हैं। सरफराज अहमद को यकीनी तौर पर इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है ना, गुरुबंदी, लाकिन डिसलाकिन, मेरे ख्याल में 3 वर्ल्ड कप खेल लिए, उन्होंने बहुत मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई है। मेरी रिक्वेस्ट करूंगा आपके मॉर्निंग शो से मोहसिन नकवी साहब, आपको हर आदमी सराहता, सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। 1 साल के लिए सरफराज अहमद को कप्तान बना दें, मोइन खान को मैनेजर बना दें, और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगी। ना दे तो यकीनी तौर पर आपने सजेस्ट किया है मोइन खान और सरफराज को, देखते हैं आपका मशवरा सुनते हैं नहीं सुनते मोहसिन नकवी साहब। लेकिन ये है कि अल्लाह करे कि आज बेहतरी आए, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस को ठीक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका साजिद साहब, आपने कीमती वक्त निकाला है अपना। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नाजरीन आप जुड़े रहिए दुनिया बोले के साथ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अभी मेरे साथ बड़ी प्यारी सी मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। और पाकिस्तान में नाजरीन टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में किताबें लिखने और पढ़ने का रुझान अब काफ़ी कम हो गया जब से ये ना मोबाइल आया है ना, सबसे ख़तरनाक चीज़ बच्चों के लिए। तो जनाब लेकिन मेरे साथ जो बच्ची मौजूद हैं वो मोबाइल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ ऐसे अफराद ज़रूर हैं जो इस तहरीक को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिनमें ये बच्ची भी शामिल है, जो कि एक मोटिवेशन है बच्चों के लिए कि भाई हमें मोबाइल पर अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, कुछ ऐसा करना है कि जो कि ज़ाहिर है आगे चलकर आपके फ्यूचर में भी आपके काम आएगा और आपकी मेंटल डेवलपमेंट में बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। तो मेरे साथ शनाया मौजूद हैं जिन्होंने इंतहाई कम उम्री में ही बहुत वसी मुताले पर मबनी किताबों पर काम किया है। और हाल ही में उनकी एक बुक लॉन्च हुई है और इस यंग राइटर से मैंने आपकी मुलाकात करवानी है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान में किताबों से दूरी की आखिर वजह क्या है, किताब लिखने वालों के लिए स्कोप क्या है, ये आज हमने जानना है। तो इस वक्त शनाया रजानी ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। शनाया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? जब मैं छोटी थी तो मुझे कॉमिक्स ना बहुत पसंद था।
जैसे कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स बनाना पेपर पे और उसमें डायलॉग लिखना, पूरी स्टोरी लिखना, तो उसमें मुझे बहुत शौक था। तो एक दिन मैं अपनी स्टोरी लिख रही थी और हॉरर स्टोरी थी वो। मुझे नहीं पता था कि वो हॉरर स्टोरी मेरी फर्स्ट एवर पब्लिश बुक हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो मैंने अपनी अम्मी को दिखाया था और वो बोल रही थी कि हम लोग उसको पब्लिश कर लेते हैं। आई थॉट कि बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि मुझे भी शौक था कि मैं पब्लिश करूँ, बच्चों को बताऊँ कि क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास ख्वाब हैं तो उनको पूरे करो, अपॉर्चुनिटीज़ लो। तो फिर मैंने थोड़ी सी अपनी एडिटिंग की, मैंने रीराइट किया अपनी अम्मी की लैपटॉप पे और फिर फाइनली मेरी बुक पूरी हो गई। अच्छा, ये जो फर्स्ट बुक आपने लिखी, जो आपको नहीं जी। पता था कि आपकी फर्स्ट पब्लिश्ड बुक बन जाएगी, इस पे स्टोरी क्या थी? मतलब आपने जो पिक्चर्स ड्रॉ की थी वो किस तरह की थी, कुछ बताएंगे इस बारे में? बेसिकली जैसे मुझे पिक्चर्स तो वैसे मैंने उस टाइम पे बहुत मतलब कि सिंपल सी थी जैसे, और उसमें स्टोरी का प्लॉट ये था कि एक लड़की थी और उसकी पूरी फैमिली थी, लाइक उसकी सिर्फ अम्मी थी और सिर्फ अम्मी वो थी। फिर एक दिन वो लोग वो साइड वॉक पे लाइक वॉकिंग कर रहे थे, तो उनको एक बॉय दिखा। वो बॉय मतलब जैसे कि बैगर्स होते हैं ना, बैगर्स वैसे तो था। तो उसकी अम्मी बहुत काइंड हार्टेड पर्सन थी, उसने वो बॉय को ले लिया और अपने पास अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो बॉय कहाँ से आया है और कैसे निकल के आया उस जगह से, और जगह बहुत अबैंडन थी, क्रीपी सी जगह थी। तो फिर जब वो बॉय आया ना, तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी घर में, लाइक उसकी अम्मी बीमार हो गई और वो फिर उसकी अम्मी ना एक दफ़ा बस बेड पे बैठी हुई थी, शी वॉज़ नॉट टॉकिंग, शी वॉज़ जस्ट सिटिंग ऑन द बेड। तो उसकी जो बहन थी वो बहुत परेशान हो गई थी। तो ऐसे स्टोरी चलती है कि उसकी बहन कैसे ट्राई करती है कि मैं इस लड़की को अपने घर से तो निकालूं। इसमें सोशल मैसेज कोई है इस स्टोरी में, या बस ये मतलब एक स्टोरी है बच्चों ये के लिए? अभी हॉरर है? हॉरर मिस्टीरियस, क्योंकि उस टाइम मैंने एक बुक पढ़ी थी मैल्कम रोज से, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट ऑथर्स हैं मेरे। वो बुक का नाम था द टॉर्चर्ड वर्ड। मुझे बुक बहुत पसंद थी क्योंकि इट वाज सो मिस्टीरियस, बहुत हॉरर जैसी बुक थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी जैसे कि बहुत हॉरर है। तो फिर मैं जब उसको पढ़ रही थी मुझे बहुत मज़ा आया था। इट वाज लाइक अ लिटिल मूवी इनसाइड माय ब्रेन। तो फिर इसलिए मैंने इंस्पायर हुई कि आई शुड मेक इट माई सेल्फ, मैं भी बनाऊंगी ऐसी बुक्स, तो इसलिए मैं इंस्पायर हुई थी इससे। अच्छा, इसमें फिर आपको जो सपोर्ट मिली है वो आपकी मदर की थी? ज़ाहिर उन्होंने आपको बोला कि इसको पब्लिश करते हैं, Yes. उनका आइडिया था, She तो वो was a आपको big इनकरेज help. करती होंगी कि आप बुक्स पढ़ो और सोचो? अभी भी मेरी इंकरेज करती है, लेकिन मेरे फादर को भी बिग थैंक्स है, वो मेरे साथ हर इवेंट में गए हैं, मेरी पोस्टर्स बनाए, मेरी पब्लिसिटी की है, सो आई वुड लाइक टू थैंक हिम एज वेल। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा शनाया, मुझे आप ये बताओ, आजकल के जो बच्चे हैं, आप भी ऑब्जर्व करती होगी, वो तो बहुत ज़्यादा गैजेट्स में घुसे रहते हैं। मेरे जो दोस्तें हैं तो फिर वो पूरा दिन गैजेट पे ही होती हैं। लाइक मैं एक गेम खेलती हूँ तो हर दफ़ा ऑनलाइन होती हैं, मैं इनको बोलती हूँ कुछ और कर लिया करो लेकिन तो वो आप नहीं पूछते करते। नहीं हो कि आप कुछ और क्यों नहीं करती, आप हर वक्त क्यों गेम खेलती रहती है? मैंने उनसे पूछा है तो वो बोलते हैं कि हमारे पास कुछ करने का है नहीं। और फिर मैंने उनसे पूछा था क्योंकि आई थॉट कि मे भी उनको मेरी बुक्स पसंद आएंगी। मैंने स्कूल में बुक्स बेची हुई अपने दोस्तों को, तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसी तुम्हें बुक्स पसंद है, तो मैंने दोस्तों से पूछा था, उन्होंने कहा था हमें मिस्ट्रीज वाली पसंद है, हॉरर वाली पसंद है। आई थॉट मेरी बुक बहुत अच्छी फिट हो गई इनके लिए, तो मैंने इनको दे दी अपनी बुक, इसलिए मैं थोड़ी सी सेल्स भी हो गई। अच्छा, फिर जब स्कूल में कोई और गेस्ट आते थे तो मैं अपनी बुक की प्रमोशन करती थी। ज़बरदस्त। अच्छा चलें, यानी कि आप इसको अपने प्रोफेशनल करियर के तौर पे अब आगे इंशाल्लाह लेकर आप चलेंगी। अच्छा, इससे पहले मैंने अभी देखा है कि आपको जनाब इंटरनेशनल की कैंगरू लिंग्विस्टिक्स कंपटीशन में भी आपको गोल्ड मेडल मिला है। Yes. फिर मैथमेटिक्स का कंपटीशन था, उसमें भी आपको गोल्ड मेडल मिला है। नहीं, मुझे मैथमेटिक्स में नहीं मिला, मुझे 3 स्टार बैच में है, लेकिन मुझे IKLC की लिंग्विस्टिक कंपटीशन में मुझे फर्स्ट मिला है जब मैं 4th ग्रेड में थी। 4th ग्रेड में थी। Yes. तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का भी शौक है, कुछ बताएंगी आप अपना दिन कैसे गुजारती हैं? पहले तो आजकल मैं पहले उठती हूँ, लेकिन मुझे और प्रोडक्टिव होना है। तो फिर मैंने एक दफ़ा मैंने गूगल में जो होते हैं ना नीचे न्यूज़, तो मैंने उसमें पढ़ा था हाउ टू मेक योर डे मोर प्रोडक्टिव। तो उसमें लिखा हुआ था एक्सरसाइज करना है, यू हैव टू समटाइम्स डू मेडिटेशन। सो पहले उठती हूँ मैं, ऑफ कोर्स मैं फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद मैं अपनी 15 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट भी अपने पूरे 24 आवर डे में से निकालेंगे अपने सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए, और आपको ऐसी रूटीन बना देंगे तो दैन इट्स रियली गुड थिंग, बिकॉज ऐसे भी करना बहुत मुश्किल होता है। तो पढ़ती कितने घंटे हैं और ये लिखती कब कब है? मैं लिखती हूँ, मैं रात में जब आफ्टरनून 5 o'clock के बाद हो जाता है ना, तो फिर मैं अपनी अम्मी के लैपटॉप देती हूँ और मैं उसमें अपनी स्टोरी राइटिंग करती हूँ। थोड़े से आजकल न्यू AI भी आ गए हैं, तो मैं उसमें से थोड़े से अपने फ्रेजेस को थोड़ा सा और बोल्ड बनाने के लिए, जो मेरे सिंपल फ्रेजेस थोड़े से होते हैं, तो मैं इनको ChatGPT से देखती हूँ कि हाउ टू एम्फसाइज दिस फ्रेज।
तो मैं ऐसे अपना दिन गुजारती हूँ और मैं अपनी बहन साथ भी खेलती हूँ। कभी ऐसा दिल नहीं चाहा कि मैं मोबाइल पे गेम्स खेलती रहूँ? ये तो मैं बीच बीच में कर सकती हूँ, लेकिन समटाइम्स आपको अपने मोर डे को प्रोडक्टिवली बनाना चाहता है ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैंने अपना डे वेस्ट कर दिया। ये जो सोच है ना, ये सभी बच्चों की होनी चाहिए, तभी जो बच्चे हैं वो ज़ाहिर है ये मोबाइलों से निकलेंगे और कुछ प्रोडक्टिव अपने डे को बनाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि जो आगे चल के उनके फ्यूचर में उनके काम आएगा। तो शनाया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपकी जो बुक्स हैं, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, मैं एक चीज़ पूछना आपसे भूल गई हूँ। आपकी जो बुक्स मेरे सामने हैं, वो जनाब आपने पोइम्स भी लिखी हैं, द सन एंड नेचर वॉक, ये आपने पोइम्स कैसे लिखी? ये जब मैं छोटी थी, लाइक 5 years old, तो मैं बहुत लाइक क्रिएटिव थी उस टाइम पे, मतलब कि कलरिंग करती रहती थी पूरा टाइम। तो आई लाइक जस्ट टेक अ पेपर, आई जस्ट राइट सम फ्यू पोम्स ऑफ माइन, एंड मैंने एक दफ़ा अपनी अम्मी को दिखाया था ये पोम। तो फिर मेरी अम्मी तो इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, शी ऑलवेज गिव्स मी अपॉर्चुनिटीज़ कि ये देखो डॉन में पब्लिश करो, ऐसे करो, ताकि मेरा नाम थोड़ा लाइक ताकि लोगों को पता चले। हाँ, और आगे ज़िंदगी में भी ये काम आएंगे, छोटे छोटे अचीवमेंट्स आपके। अच्छा, और दूसरा मैं देख रही हूँ कि आपने जो बुक लिखी है वंडर टेल्स और मिडनाइट क्राइसिस, पर लास्टली इनके बारे में थोड़ा सा बता दें, मिडनाइट क्राइसिस एंड वंडर टेल्स। मिडनाइट क्राइसिस तो बेसिकली एक हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरी है जिसमें एक लड़की अपने भाई को घर से निकालना चाहती है क्योंकि उसका भाई थोड़ा सा ना लाइक वो अबैंडन हो गया था, नहीं वो क्रीपी मतलब टाइप का बंदा था। सो मिडनाइट क्राइसिस जस्ट अबाउट लाइक सर्वाइवल इन अ हाउस उस लड़की का। ये आपने मतलब एक स्टोरी वैसे ही है, मतलब या फिर आपने कोई रियल स्टोरी इस तरह की देखी है? नहीं, ये एंटरटेनमेंट के लिए, मुझे नहीं पता कि ये अगर रियल हुआ है क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई अभी तक रिसर्च नहीं की, लेकिन दिस इज़ फॉर एंटरटेनमेंट के हॉरर। और सेकंड वन फिर मैंने अपना थोड़ा जानवर से स्विच किया था क्योंकि आई थॉट कि आई थॉट कि क्या बोलते हैं, कोई बच्चों को हॉरर नहीं पसंद होगा, वो डर गए होंगे, इसलिए तो मैंने फिर फैंटेसी में आ गई कि जैसे कि वो फेरीज वगैरह होती हैं और वंडर टेल्स उसके बारे में। चलिए शनाया, आप ऐसे ही लिखती रहें और आपकी बुक्स बच्चे पढ़ते रहेंगे और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर रही हैं। मुझे भी कुछ बोलना है कि क्या जल्दी से जल्दी, टाइम बहुत कम है। मुझे ये बोलना है, क्या बोलते हैं, आप लोग मेरी बुक्स परचेस करें, वो नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट पे भी है और ऑल ओवर पाकिस्तान नेशनल बुक फाउंडेशन के बुक स्टोर्स में भी है। जबरदस्त। जी, आपने इनकी बुक जरूर पढ़नी है। थैंक यू सो मच सनाया। और अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी खुद है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों से हम यही बात करते आ रहे हैं। 2 दिन हो गए मुझे ये बात करते हुए कि जब हुकूमत ने मुख्तलिफ अशिया के टैक्स में औसतन 3% इजाफा किया है, तो मार्केट में अचानक चीज़ों की कीमतों में 30 से 35% इजाफा क्यों और कैसे हो गया है। और बहैसियत कौम हमारी पस्ती का ये आलम है कि ज़ायद मुनाफा हमारे यहाँ हलाल समझकर खाया जा रहा है। तो एक आम सारिफ को करना क्या चाहिए, उसके पास क्या राइट्स हैं। जी, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड पर बात करनी है और मैंने सारी चालाकियाँ आपको समझा देनी है कि आप बतौर कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये आपके हकूक़ हैं, इनको समझना, इनको जानना और फिर इस पर अमल करना, ये आपका अपना हक भी है और आपको करना भी चाहिए, बजाय इसके कि आप मुनाफाखोरों के मुँह में पैसे डालते रहें और वो खाते रहें। तो इसी पे बात करने के लिए लीगल एक्सपर्ट हैं बैरिस्टर रिदा ताहिर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। रिदा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, मैंने जैसे कि बोला है कि सारी चालाकियाँ पाकिस्तानियों को पता नहीं क्यों नहीं पता, या वो जानना नहीं चाहते या उन्हें बताया नहीं गया, उन्हें डायल में रखा गया है। ये कंज्यूमर जो कोर्ट्स हैं, थोड़ा सा मुझे बताएंगे इनका मकसद क्या है और ये किस तरह काम करते हैं? ठीक है, बिल्कुल ज़रूर। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लीगल लिटरेसी इस मुल्क में बहुत कम है। अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड्स की बात करें तो 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा अपना खुद का कानून लेकर आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर। सिंध के अंदर ये लेटेस्ट कानून 2023 के अंदर अमेंड हुआ और ये जितने भी सूबाई कानून हैं ये एक दूसरे को मिरर करते हैं, मतलब एक दूसरे के जैसे ही हैं। कंज्यूमर कोर्ट ऐसे इशू पे जाया जा सकता है जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चर में डिफ़ॉल्ट हो या कोई गुड्स या प्रोडक्ट्स हो उनके अंदर कोई मसला हो, या फिर इवन प्राइसेस को ठीक से या स्टोर की पॉलिसीज़ को ठीक तरीके से ना लिखा गया हो और कंज्यूमर को मिस रिप्रेजेंट किया गया हो, कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया गया हो। इसके हवाले से कंज्यूमर कोर्ट में केस किया
जा सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि ये 30 दिन के अंदर अंदर जो कंज्यूमर है वो कोर्ट के अंदर केस करे। अगर कोई मेडिकल एमरजेंसी हो जाती है, जिस तरह प्रोडक्ट खुद डैमेजिंग होता है और कोई मेडिकल एमरजेंसी हो जाए, तो ये टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। नहीं तो 30 दिन के अंदर अंदर कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपना केस दाखिल करना होता है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आम सारिफ जो कि अब ये ऑब्ज़र्व कर रहा है कि वो जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो उसका क्वालिटी वाइज बहुत उसका लो स्टैंडर्ड है, लेकिन प्राइस उसकी बहुत हाई है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से ज़ाहिर है प्राइस फिक्स की गई है उससे कहीं ज़्यादा जो ट्रेडर है वो उससे वसूल कर रहा है। तो ऐसे में वो किस तरह जाकर ये बात ज़ाहिर है दरख्वास्त देगा कंज्यूमर कोर्ट में, वो क्या लीगल प्रोसीजर होगा जो उसको फॉलो करना है? तो बेसिकली 30 दिन के अंदर जब वो केस दाखिल करता है तो 15 दिन के अंदर अंदर जो है दूसरी साइड को, दूसरी पार्टी को अपना जवाब देना होता है कि किस बेसिस के ऊपर वो अपने केस को डिफेंड करते हैं। इसके लिए भी उसको पहले एडवोकेट हायर करना पड़ेगा? उसको बिल्कुल एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, और प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर एक कंज्यूमर के पास और रेमेडी है कि वो ये भी कह सकता है कि वो एक कॉस्ट उनको पे कर दें, और उससे अगर दूसरी पार्टी जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है वो एग्री करता है तो कोर्ट उसी के ऊपर जजमेंट बेस कर सकता है। लेकिन आगे जाके वो अगर एग्री नहीं करता और उसके हक़ में, कंज्यूमर के हक़ में केस आ जाता है, तो ना सिर्फ उसको वकील की लिटिगेशन की कॉस्ट पे करनी पड़ेंगी, बल्कि जो डैमेजेस हैं वो भी पे करने पड़ेंगे। यानी कि जो इसमें गिल्टी होगा उसको। जी बिल्कुल। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपका केस जायज़ है और आपको लगता है कि भाई ये वाकई ज़्यादती हो रही है, तो आपको बस एक दरख्वास्त देनी है, वकील को आप हायर तो करेंगे, लेकिन अगर आप ये केस जीत जाती होगा वो सारे पैसे वो देगा वकील को भी, और साथ में जो आपका नुकसान हुआ होगा वो आपको भी वापस करेगा। ऐसा ही है? ये तभी है अगर प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर आप एक सफिशिएंट एग्रीमेंट में एग्री कर लें। मतलब ये कि एज अ कंज्यूमर आपके भी बहुत ज़्यादा वो चार्जेस नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा डैमेजेस आपको नहीं मांगने चाहिए। रीज़नेबल जितने आपको डैमेजेस हुए हैं उतने ही रिक्वेस्ट करने चाहिए। बट यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल लग जाते हैं किसी भी केस को मुकम्मल होने में, और इस एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि 6 माह के अंदर अंदर केसेस को कंप्लीट हो जाना चाहिए, डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वीकनेस ये ज़रूर है कि केसेस टाइमली फिनिश नहीं होते, और लीगल जो कॉस्ट्स हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा एक एडवांटेजियस पोजीशन पे होता है और वो वकीलों को जैसे हायर कर लेता है, और वो वकील हर केस पे डिफरेंट केसेस में पेशी लगाते जाते हैं या एडजर्नमेंट लेते जाते हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स। तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ होते हैं, जिससे एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को ही हार्म होता है। और अब देखिए ना, यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ जाता है फिर। अब मुझे ये बताइएगा कि एक किसी को दूध का डब्बा भी अगर महंगा मिल रहा है और वो जज्बाती होकर चला गया अदालत कि कैसे हो रहा है, तो वो तो 15 साल इंतजार करता रहेगा, वकील टाइम लेता रहेगा, वो बेचारा पेशियाँ भुगतता रहेगा। वो कहेगा बेहतर है कि मैं दूध के डब्बे के पूरे पैसे दे दूँ और मैं अपना पेट्रोल भी बचाऊँ, अपना टाइम भी बचाऊँ और अपना ज़हनी सुकून भी बचाऊँ। मसला यहाँ आता है। यहाँ पे इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस पोजीशन को मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि कोर्ट के अंदर हर छोटी चीज़ पे केस करने की वजह से बहुत ज़्यादा जस्टिस सिस्टम में वैसे भी डिलेज़ आते हैं। हमारे लीगल सिस्टम को अब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज़म्स को अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें मीडिएशन और निगोशिएशन भी शामिल है। यहाँ पे कोर्ट जाने के बजाय आप एक न्यूट्रल पार्टी मीडिएटर से अपना केस रिजॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि अब हमारा स्टेट इस चीज़ को एटलीस्ट स्मॉल क्लेम्स के अंदर मैंडेटरी बनाए, ताकि कोर्ट के डॉकेट्स के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जिससे जस्टिस सिस्टम एक जो है एक कॉम्प्लेक्स पोजीशन में आ जाता है और कंज्यूमर्स को उनके राइट्स नहीं मिल पाते। क्या वजह है कि हुकूमती सतह पर भी इस हवाले से किसी किस्म की कोई वो नहीं है, एक प्रेशर होता है या फिर एक ज़ाहिर है आपको कि कहा जाता है कि भाई आपने जल्दी निपटाने हैं या केसेस को जल्दी वाइंड अप किया जाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि प्रेशर भी होता है, बर्डन भी होता है केसेस का, लोग डर के मारे जाते नहीं हैं, केसेस पेंडिंग होते रहते हैं, वकील फीसें खाते रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं। तो रूल्स बन जाना ही काफ़ी नहीं होता, जब तक आप आगे वाला काम नहीं करेंगे तो रूल्स के बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आई एग्री विद यू, और इसकी वजह यह है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से स्टेट प्रॉपर्ली रिसोर्सेज को जब नहीं लगाता तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। लेकिन अगर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे मैकेनिज़म्स को अडॉप्ट किया जाए तो वो बेहतर होगा। इवन जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है वो अपने लेबरर्स के साथ भी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करता, उनके भी काफ़ी राइट्स हैं जो इन्फ्रिंज होते हैं, जिन्हें हम बिज़नेस एंड ह्यूमन राइट्स रिलेटेड फ्रेमवर्क के अंदर भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी इन गाइडलाइंस को जो ह्यूमन राइट्स कंप्लाइंट हों उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि कंज्यूमर अदालतें जो कि मौजूद होती हैं ये कब कब काम करती हैं, कितने घंटे काम करती हैं, जो केसेस रिपोर्ट होते हैं जो आपने देखे हैं
वो किस किस्म के होते हैं? सो ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट इनको प्रोसीड करता है और ये कोर्ट के जितने टाइमिंग्स होते हैं सुबह से लेकर 2 बजे तक ये कोर्ट्स जो हैं ये प्रोसीड करते हैं और केसेस की भी हेयरिंग करते हैं। एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि जो गुड्स की डेफिनेशन है वो वही सेम है जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर दी गई है, तो इसमें कोई भी मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल हो सकती है और इसके अंदर गैस और इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल होगी, क्योंकि उसकी वजह से भी काफ़ी वजह से भी जब लो वो होता है आता है लोड बिजली का, तो उसकी वजह से काफ़ी अप्लाइंसेस भी डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं। तो ऐसे कुछ केसेस भी मैंने देखे हैं जो कोर्ट के अंदर आए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मसला यही है कि ये 6 माह के अंदर रिजॉल्व नहीं होते, इन्हें बहुत अरसा लग जाता है और हर जो लोग हैं वो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि कोर्ट्स को नेविगेट करना ही एक बहुत मुश्किल चीज़ है। अब इस सारी सूरत हाल में आप पे काम कंज्यूमर को क्या मशवरा देंगे? मैं कंज्यूमर को ये मशवरा दूंगी कि वो रूल्स एंड पॉलिसीज़ को पढ़े और पढ़ के उसके बाद कोई भी चीज़ परचेज़ करे, लेकिन अगर उसको कोई भी ऐसा इशू आता है तो वो उसको ज़रूर रेज़ करे। पहले कोशिश करे कि इमोशनल होने के बजाय उसको मीडिएशन या दूसरे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के किसी मैकेनिज़्म से रिज़ॉल्व किया जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें। तो मैं बिज़नेस एंटिटीज़ को भी ये मशवरा दूँगी कि कंज्यूमर्स आर द ओनली पीपल विच आर मेकिंग द बिज़नेस गो, तो उनको भी एक रिस्पेक्टेबल तरीके से ट्रीट करना चाहिए और अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि कंज्यूमर बार बार आपके उसमें आए एंड परचेज करें। तो दिस इज़ लाइक अ म्यूचुअल थिंग जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर दोनों। लेकिन पाकिस्तान में जो भी फ़िलहाल हालात हैं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी सिचुएशन है कि मीडिएशन और ये आपस में ही कुछ ऐसी निगोसिएशन हो जाए कि मामला वहीं सॉर्ट आउट हो जाए। यहाँ तो बेबस मैंने देखा है तो सिर्फ कंज्यूमर को देखा है, मैंने नहीं कभी देखा कि किसी ऐसे ट्रेडर को आप कन्विंस करने में कामयाब हो जाए। वो तो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ही बता देगा, जी मैं क्या करूँ, मुझे तो पीछे से इतने का पड़ रहा है तो मेरी मजबूरी है ये। यहाँ पे आके फिर मामला कैसे हल होगा? देखें, बिकॉज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड और एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर्स आहिस्ता आहिस्ता आप अब देख रही होंगी कि काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। कोई प्रोडक्ट अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप उसके ख़िलाफ़ अपनी सोशल मीडिया पे भी आवाज़ रेस करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर इस चीज़ को ज़रूर समझेगा कि उससे उसी का जो मैन्युफैक्चरर इस चीज़ को ज़रूर समझेगा कि उससे उसी का जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर डिसएडवांटेजियस इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, आपको पता है रिदा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि बाहर के ममालिक में मैंने ये देखा है कि वहाँ बाकायदा अगर किसी की तरफ से कुछ तरह की कंप्लेन या एप्लीकेशन आ गई है तो उस पर जब पूरा प्रोब होता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है और अगर वो कंपनी या वो इंडस्ट्री गिल्टी पाई जाए तो वो बाकायदा उसको हर्जाना पे करते हैं और वो अच्छी खासी अमाउंट में होता है और उस प्रोडक्ट को बंद भी किया जाता है। लेकिन यहाँ मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी इंडस्ट्री को इस तरह से इन्वॉल्व किया गया हो या किसी बड़ी नामवर कंपनी को कहा गया हो कि आपकी इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम थी या फिर ये चीज़ जो कि इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है और आप कैसे इसको बना रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उस पर बाकायदा कार्रवाई होती है और उसके बाद सज़ा भी होती है। लेकिन यहाँ ये नहीं है, ऐसा क्यों है? यहाँ पे ये देखें फिर दोबारा बिज़नेस एंड ह्यूमन राइट्स रिलेटेड फ्रेमवर्क के ऊपर बात आ जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती हैं। पाकिस्तान ने एक रोड मैप भी इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क भी बनाया है, जैसे कि आपने कहा कि जब प्रोडक्ट्स ख़राब होते हैं तो उससे कंज्यूमर की हेल्थ भी ख़राब होती है, सो दैट इम्पैक्ट्स द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल एज़ वेल। पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क भी बनाया है जिसके तहत अब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज़म्स की तरफ जा भी रहे हैं, बल्कि सिंध हाई कोर्ट ने बहुत सारे कोर्ट अनेक्स मीडिएटर्स भी अपॉइंट कर दिए हैं, नोटिफाई कर दिए हैं। सो होपफुली अगर स्टेट प्रोटेक्ट करे, प्रमोट करे और रिस्पेक्ट करे जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स कहती हैं, तो ये पूरा मैकेनिज़्म बेहतर बन सकता है। चलें जी, अल्लाह करे कि ये चीज़ें जो कि हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं, देखें हमारा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना कि आप अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान का अलमिया है, यहाँ पे टाइम कंज्यूम तो होता है, लेकिन अगर आप हक सच पर हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ ही ज़ाहिर है फिर जाता भी है और आपको इंसाफ भी मिलता है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है रिदा कि यहाँ पर जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं और कोर्ट्स पे इतना बोझ है, बजाय इसके कि निगोसिएशन की जाए या आपस में मीडिएशन करके तो मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, अदालतों पर ले जाते हैं और अदालतों में ज़ाहिर है केसेस की भरमार है, तो वहाँ पर पेंडिंग होते 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 मुझे सीरियसली आप लोगों की तो खैर जॉब है, आप बड़े अच्छे से ज़ाहिर है हक सच वाले केसेस को लड़ते भी हैं, लेकिन कुछ वकील ऐसे हैं जहाँ पे वो जानते हैं कि क्लाइंट राइट पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डिलेइंग टैक्टिक्स और उसको वो दिलाने के लिए ना ज़ाहिर है फेवर वो काम करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे।
क्या कहती हैं? एथिकल ड्यूटी तो वकील की यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली एक वकील एक ही वक्त में बहुत सारे केसेस को ले लेता है, जिसकी वजह से वो उन्हें ठीक तरीके से टाइम नहीं दे पाता और फिर एडजर्नमेंट की वजह से डिले होता रहता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, वैसे मुझे ना सम टाइम इस बात पे बड़ी हैरत भी होती है रिदा कि जब कोई इस तरह का केस होता है कि जिसमें वाकई किसी के साथ ज़्यादती हुई हो और बड़ी स्वेयर किस्म की ज़्यादती हुई हो, लेकिन वकील वो उसका भी है जो सच बात कर रहा है या फिर हक पे खड़ा है, और वकील उसका भी है जो कि उसको डिफेंड कर रहा है या उसके हक में बात कर रहा है। तो मुझे ऐसे वकला पे बड़ी हैरत होती है। खैर नहीं आओ, ये एक निज़ाम है जो चल रहा है, इस पर सोचना चाहिए। हर किसी की एक ज़ाती भी वो एक होती है, ज़मीर पे मलामत करता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की, जिसमें हम देखते आ रहे हैं कि एक से एक बच्चा, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये लाइन हम हमेशा बोलते हैं, इसलिए कहते हैं कि वाकई ऐसा कुछ है तभी ज़ाहिर है हम ये बात कहते हैं। अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक ही घर की 3 बहनें हैं। अगर एक के साथ सिर्फ एक का जिक्र करेंगे तो ज़्यादती होगी। ये दियारे गैर गई हैं और चारों ने मुल्क का नाम रोशन किया है। ख़बर यह है कि पाकिस्तान की 3 बहनों ने पावर लिफ्टिंग में नई तारीख रकम करते हुए एक इवेंट में मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज़ में 4 गोल्ड मेडल्स जीत लिए हैं। जनूबी अफ्रीका में जारी इस इवेंट में जो इस वक्त नॉइटकल सुहेल है, उन्होंने 84 kg क्लास में एक्शन में थी और मुकम्मल फिट ना होने के बावजूद ट्विंकल सुहेल ने अपनी क्लास में क्लीन स्वीप किया है और 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। उन्होंने स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट और ओवरऑल टोटल में गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। इससे पहले उनकी बहनें वेरोनिका सुहेल और सिबिल सुहेल ने भी अपनी अपनी वेट कैटेगरी में 4 गोल्ड मेडल्स जीते। पहला मौका है कि पावर लिफ्टिंग के किसी बैनुल अक़वामी इवेंट में तीनों बहनों ने एक साथ गोल्ड मेडल जीते हैं। तीनों बहनें अब 13 जुलाई को एक और इवेंट में एक्शन में हमें दिखाई देंगी। ऑक्यूपाइड इवेंट है ये, तो इस वक्त हम वेलकम करेंगे सिबिल सुहेल को, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है वेट लिफ्टिंग में, और वेरोनिका सुहेल को, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़े फ़ख्र की बात है कि आप बहनों ने आलमी पावर लिफ्टिंग इवेंट में 4 गोल्ड मेडल जीत कर नई तारीख रकम की है। मेरा पहला सवाल वेरोनिका आपसे है, ये बताइएगा कि इस इवेंट के लिए कितने माह से तैयारी जारी है और जीत के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई थी आपने? अभी रिसेंटली मैंने 57 कैटेगरी में एशियन पैसिफिक अफ्रीकन चैम्पियनशिप में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। हम लोगों ने तकरीबन पिछले 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे इस इवेंट के लिए, और अगर शुक्र है कि हम लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हमने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और मैं अपना जो गोल्ड मेडल है वो CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा के नाम करती हूँ। क्या बात है जी। सिबिल, आपने 52 किलो की कैटेगरी में 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम के। यकीनन कोच की मेहनत है कि आपने इतनी कामयाबियां समेटी हैं। किसको ट्रिब्यूट करेंगी आप? मैंने 52 कैटेगरी ओपन में 4 गोल्ड मेडल विन किए हैं, और वेरोनिका ने 57 कैटेगरी जूनियर में 4 गोल्ड मेडल विन किए थे। और मैं अपना गोल्ड मेडल जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम करना चाहूँगी। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि ट्विंकल सुहेल 84 में जो है वो पावर लिफ्टिंग का इवेंट खेलेंगी, और खुदा ने चाहा तो वो भी जो है वो गोल्ड मेडल विन करेंगी। इसके साथ साथ मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने कोच मलिक राशिद की, कि जिन्होंने इतने ईयर से हम लोगों को ट्रेनिंग करवाई। उनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं। सारे मेडल, सारी अचीवमेंट सिर्फ हमारे कोच की वजह से है। अच्छा, क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों में अक्सर खिलाड़ियों को माली मुश्किलात का सामना होता है, ये देखते आए हैं। सूबाई वजीर खेल पंजाब फैसल खोखर ने आप तीनों बहनों की कामयाबी पर आपको मुबारकबाद दी है। मेरा सवाल ये है कि आप बहनों को पंजाब हुकूमत ने किस तरह सपोर्ट किया है? अफ्रीका के लिए पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड फैसल खोखर साहब ने, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ उनकी के और DG साहब की, कि उन्होंने हम लोगों के टिकट्स प्रोवाइड की, जिसकी वजह से हम लोग साउथ अफ्रीका आ सके और इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सके और मेडल। अच्छा, ट्विंकल को वैसे हम काफ़ी मिस भी कर रहे हैं, अभी उनको आपके साथ होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है। तो मुझे बताएगा कि ट्विंकल सुहेल भी एशियन लेवल पर लगातार 3 बार गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा डाइट प्लान के बारे में बताएगा कि आप किस तरह से तीनों कौन सा डाइट प्लान फॉलो करती है, क्योंकि इतना आसान खेल नहीं है।
आगाज ट्विंकल सुहेल ने किया था, जो फर्स्ट एवर पाकिस्तानी वुमेन है जो रिप्रेजेंट करके आई थी एशियन चैम्पियनशिप में 2015 में, और वो 3 टाइम एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने हैट्रिक किया है, बैक टू बैक उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, और इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो इस दफ़ा के इवेंट में भी वो गोल्ड मेडल लेंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएंगी। तो उन्हें देख के ही हम बहनों ने भी स्टार्ट की थी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि पावर लिफ्टिंग की डाइट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। बेसिकली पहलवानों वाली डाइट होती है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनका इस्तेमाल करना होता है। डिफरेंट डाइट होती है वेरोनिका की, और ट्विंकल ने वेट गेन करना होता है, इनकी डाइट अलग है। मैंने वेट लूज़ करना होता है, मेरी डाइट अलग है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मदर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है डाइट को मैनेज करना। वालिद साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं कि जितना हो पाता है वो सपोर्ट करते हैं एज अ डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी ब्रदर जो है आदिल साइमन, मेरी पूरी फैमिली का पावर लिफ्टिंग जैसे मुश्किल खेल में ख़वातीन का आगे आना बड़ा हैरान कुन है। अक्सर लोग तो मना ही करते हैं बच्चियों को, मगर घर वालों के सपोर्ट के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप तीनों के मामले में घर वालों की सपोर्ट कैसी रही है? मैं शुक्रगुजार हूँ बीबी मरियम नवाज की हदायत पे फैसल मलूक खोखर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने हम तीनों सिस्टर्स को साउथ अफ्रीका आने के लिए टिकट स्पॉन्सर की। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ उनका कि उनके स्पॉन्सर की वजह से आज ये पाकिस्तान मेडल विन कर सका है। थैंक्स, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वेरोनिका और सिबिल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और ज़बरदस्त जी, आप ऐसे ही परफॉर्म करती रहें, मुल्क का नाम रोशन करती रहें। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब मैं आपको एक और हीरो पाकिस्तानी से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है सैफुल्लाह, जिनको चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स में बेहतरीन ताइक्वांडो एथलीट्स के अवार्ड से नवाजा गया है। सैफुल्लाह ने ना सिर्फ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, बल्कि वो नेशनल लेवल पर भी दर्जनों मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स में उनका तजुर्बा कैसा रहा है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो सैफुल्लाह, बहुत आपको मुबारकबाद। क्या बताएंगे, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? मेरा फीलिंग तो अच्छा रहा है, और मैं चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम खेल के आया हूँ और पाकिस्तान के लिए बेस्ट एथलीट अवार्ड लेके आया हूँ। और मैं गिलगित बाल्टिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा, वैसे मुझे बताइएगा सैफुल्लाह के आपको ये ताइक्वांडो का शौक कैसे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? ताइक्वांडो का शौक तो मुझे बचपन से ही था। मेरे वालिद साहब को भी ताइक्वांडो को बहुत शौक था, और वालिद साहब ने सब 5-6 साल की उम्र में ताइक्वांडो में क्लब ज्वाइन किया था, और मैं आज से तकरीबन 8-9 साल है ताइक्वांडो खेलते हुए। तो अभी मुझे बताइएगा कि आपको कौन सपोर्ट कर रहा है खेलने के हवाले से? कोच आपके कौन है और कितना टाइम आप प्रैक्टिस को देते हैं? मुझे सब कुछ बताएं। अभी मेरा कोच अभी पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स भेज रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन सपोर्ट करते इस गेम के लिए। अभी रशिया में गया था, उसमें पाकिस्तान। तो सैफुल्लाह, मैं चाहूँगी को मैसेज जो कि आप देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से, तो प्लीज़ आप दीजिए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, और मैं गिलगित बाल्टिस्तान को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा इस गेम में तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने सपोर्ट किया। अगला इवेंट आ रहा है जो कि अगला महीने में, उनके लिए अगर मेरे लिए थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हुआ, तो गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ से सपोर्ट हुआ, तो मैं इंशाल्लाह इससे बड़ा विन में पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आना चाहता हूं। इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। सैफुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, ऐसे खेलते रहे, मुल्क का नाम रोशन। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। अब जनाब हमें आगे बढ़ना है और एक ऐसे इशू पर बात करनी है जो कि बड़ा अफसोस जिस पर हुआ मुझे और दिल भी दुखा। एक निजी टीवी चैनल की एंकर पर शौहर के मुबैना तशद्दुद का मामला है। मीडिया और सोशल मीडिया पर ये बहुत वायरल हुआ है। बीवी ने शौहर पर मुबैना तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके बाद शौहर को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा अदालत भी पहुंच गया है। इस मुकदमे में जान से मारने की कोशिश की दफ़ात को शामिल किया गया है। पुलिस सराय से ये भी पता चला है कि शौहर को भी बीवी की ज़बान दराजी की शिकायत रहती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब माँ बाप अदम बर्दाश्त का शिकार हों तो फिर औलाद का मुस्तकबिल क्या होता है, मुआशरे में बिगाड़ किस तरह पैदा होता है। इसी पर हमने बात करनी है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप देखिए।
उसके बाद इस्लामिक स्कॉलर हैं अल्लामा मोहसिन बरकाती साहब जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये ज़ुबान दराज़ी का फिर ये इलाज होता है कि आप इतने बेईमाना तरीके से, इतने बुरे तरीके से किसी को मारें कि आप उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, तो किसी तौर भी जायज़ बात नहीं है। खैर, इस पर इस्लाम क्या कहता है, ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं, और अगर कोई ऐसा शख्स जो कि दरिंदा सिर्फ शख्स हो, अगर उससे आप शादी जैसे बंधन में बंध गए हैं तो फिर एक औरत को करना क्या चाहिए। अल्लामा मोहसिन बरकाती साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अल्लामा साहब, ये तो खैर एक केस है, ये खातून की बहादुरी है कि केस सामने आ गया और उस पर बात भी हो रही है और एक कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। अदरवाइज़ तो ऐसी कई ख़वातीन हैं जो कि अपने अपने घरों में पिट भी रही हैं और अपने घर को बचाने के लिए मारे खाते हुए बच्चे भी पाल रही हैं और ख़िदमत भी कर रही हैं। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा इस पर रोशनी डालेगा कि ख़वातीन के हकूक़ इस हवाले से क्या हैं। एक मर्द अगर उसको किसी औरत से ज़ुबान दराज़ी का एक गिला है तो आपके ख्याल में उसको ये करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ बोल न्यूज़ मीडिया की टीम का कि मुझे लब कुशाई का मौका दिया। और सबसे पहले तो ये कि हमारा शरीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं देती कि अगर बीवी ज़ुबान दराज़ी करे तो शोहर उसे मारे, बल्कि शरीयत ने कहा है कि पहले स्टेप में उसे समझाया जाए और उसे नसीहत की जाए, शोहर अपने हुकूक बताए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो ना माने तो जैसे कुरान में फरमाया वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, कि जब औरतों को खौफ हो, अंदेशा हो कि वो उनकी जो बीवियां नाफरमानी करेंगी तो पहले फ़ाइज़ुहुन्ना, उन्हें नसीहत करें, और फिर अगर वो ना माने तो फिर उन्होंने फरमाया कि वह जुरूहुन्ना फ़िल मदाजिअ, कि अपना बिस्तर उनसे अलग कर ले। फिर तीसरा स्टेप बताया कि वदरिबूहुन्ना, कि उनसे मामूली सा उन्हें मतलब मारे, वो कि मिसवाक से लेकर, बारीक छोटी सी मिसवाक होती है उससे लेकर ज़दो को करे, डांट दे, और हत्ता कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुंह पर तमाचा मारने से भी सख्ती से मना फरमाया है। और हदीस मुबारक मैं कोट कर रहा हूँ कि हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़ौजा हबीबा को किसी गलती पर जो है उन्होंने तमाचा मारा, उनके चेहरे पर निशान पड़ गए। वो अपने वालिद के हमरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन सहाबी को बुलाया और उन्हें समझाया कि चेहरे पर मारने की बिल्कुल इजाज़त नहीं, और वैसे भी औरत को जो है समझाया जाए, ये एक औरत शीशे की तरह नाजुक है, सिनफ़ नाजुक है, और इसको जो है मतलब उसको समझाया जाए। मारने का बिल्कुल जो है इस्लाम में इजाज़त नहीं है। खातून खुला ले ले, मर्द तलाक दे दे, अगर इतना उसका जीना महाल है उस औरत के साथ रहने में कि जब उसके मतलब पानी सर से ऊपर जा चुका है, ये मसले का हल नहीं है कि आप इस तरीके से मारें कि आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके चेहरे की उन्होंने हालत ही बिगाड़ दी है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करूँगी अल्लामा साहब, क्योंकि ये वो मर्द हज़रात हैं, क्योंकि अभी तो देखें जितने मुंह उतनी बातें, हर कोई वजह तलाश कर रहा है, क्या हुआ कैसे हुआ जानने की कोशिश कर रहा है। इन खातून ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि इन हज़रत ने, जनाब ने छुप के शादी भी की हुई थी, निकाह किया हुआ था, जो कि 6 महीने पहले डिस्क्लोज़ हुआ, तो जिस पर ये सवाल कर रही थी तो फिर इन्होंने मारा। अब ये एक तो छुप के निकाह करना, ये कहाँ की जायज़ बात है, फिर उस पर सवाल अगर बीवी करे तो उसको मारो। फिर ये मर्द कहते हैं जी इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी हुई है, हमें तो हक दिया हुआ है इस्लाम ने, तो तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली। इस पर क्या कहता है इस्लाम? इस पर यह है कि अगर दूसरा निकाह करना है तो औरत से बाकायदा जो है उसे कहे कि जो है मैं निकाह करना चाहता हूँ और ये मामलात है। अगर यहाँ पर यह है कि शौहर पर वाजिब नहीं है कि अपनी पहली बीवी से वो इजाज़त ले, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपस में जो अदम बर्दाश्त की वजह से एक दूसरे की बातों को दरगुजर ना करना, सब्र ना करना, कि जब इन छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं तो फिर जो है बात गुफ्तगू से हाथम पाई पर आ जाती है और फिर लड़ाई से तशद्दुद के ऊपर पहुंचती है, और फिर नतीजा आपस में क्या होता है कि जुदाईगी पर और डिवोर्स पर ये बात जो है ख़त्म हो जाती है। सो हमें मैं यही यहाँ पर जो है बात कोट करूँगा कि आपस में दरगुजर का मामला है। हदीस में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स खुश नसीब है कि जिसे जो है 4 चीज़ें मिल जाए। एक तो ये कि अल्लाह का ज़िक्र करने वाला जो ज़ुबान मिल जाए, और शुक्र अदा करने वाला दिल मिल जाए, और मुसीबत पर सब्र करने वाला जिस्म मिल जाए, और चौथा ये कि उसे नेक और फरमा बरदार बीवी मिल जाए। और जहाँ अगर बीवी नाफरमानी करती है, कुछ करती है, तो हदीस में फरमाया गया कि औरत देखें टेढ़ी पसली से जो है पैदा की गई है, अगर तुम इसे ज़्यादा सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, उसका टूटना यह है कि तलाक है।
तो बेहतर है कि उसको इसी अंदाज में लिया जाए। और शोहर को भी चाहिए कि अपनी जो है ज़ौजा की बातों को भी माने, उसको भी इज़्ज़त दे, उसको अहमियत दे। जिस तरह इस्लाम ने माशरे में औरत को इज़्ज़त दी है, इस तरह शोहर भी इज़्ज़त दे। ज़ाहिर है, बिल्कुल आपने बिल्कुल वजह फरमाया। अच्छा अलामा साहब, 2-3 चीज़ें और हैं जो कि मैं लोगों की रहनुमाई के लिए आपसे पूछना चाहूँगी। अब इस तरह के केसेस में जो आजकल का दौर है, ज़ाहिर है एक खातून अगर घर पे बैठी होगी, सिर्फ मर्द कमाने वाला होगा, तो फिर फाइनेंशियल मामलात को या फिर अपने एक्सपेंस को बेयर करने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि तकरीबन बड़ी तादाद ख़वातीन की जो घरों से निकलती भी हैं, अपने मर्दों का हाथ बटाने के लिए काम भी करती हैं। अब इस तरह के जो मर्द होते हैं जो कि मारने पीटने वाले होते हैं, मैं स्पेसिफिकली इनकी बात नहीं कर रही, वो माली फ़ायदा भी औरत से उठाते हैं। अगर वो शोहरत रखती है तो उसकी शोहरत भी ज़ाहिर है फिर उसके साथ उनकी शेयर हो जाती है, वो उनको भी मिल जाती है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि औरत की कमाई पर मर्द का कितना हक है, ये ज़रा बताइएगा। और दूसरा, वो मर्द जो कि माली फ़ायदा भी उठा रहा है, मार पीट भी रहा है, बच्चे भी पाल के दे रही है, घर भी चला के दे रही है, क्या कहेंगे आप ऐसे मर्द को? यहाँ पर देखें, एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि औरत की जो कमाई है उस पर शोहर का कोई हक नहीं है, बल्कि जो है औरत के मर्द शोहर के ऊपर जिम्मेदारी है बीवी का नान नफ़का, उसे रहने के लिए मकान देना। मर्द तो कहेंगे तुम अपना कमाती हो, मैं तुम्हें क्यों दूँ, ये होता है आजकल। तो लेकिन मर्द की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी के वो खर्चे उठाए और नान नफ़का वगैरह उसका जो है, उसके रहने के लिए रिहाइश वगैरह और ज़रूरियाती ज़िंदगी, खाने पीने की अशिया वगैरह, ये सब जिम्मेदारी जो है शोहर के ऊपर है। शोहर पर वाजिब है कि ये चीज़ें जो है वो अपनी बीवी को प्रोवाइड करेगा, और वो उसको पाबंद नहीं कर सकता कि वो जॉब करे और जो है ना घर के फाइनेंशली तौर पर वो उसकी हेल्प आउट करे, नहीं, बल्कि ये शोहर की जिम्मेदारी है। शोहर अपने हुकूक अदा करे और बीवी जो है अपने हुकूक अदा करे। आखिर में से छोटी सी बात बता दें, उनके टाइम बहुत कम है। इन खातून ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया है कि इनकी माँ को उनके शोहर ने यानी कि इनके वालिद ने छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को ओन नहीं किया। और हमारे माशरे का कलमिया ये भी है कि जब बीवी छोड़ दी जाती है तो उसके बच्चे भी बुरे हो जाते हैं, फिर नई बीवी और नए बच्चे चाहिए होते हैं। तो वो मर्द हज़रात जो अपनी जिम्मेदारी इस लिहाज से पूरी नहीं करते हैं, उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है? उनके मुतालिक इस्लाम ने ये कहा कि जब तक बच्चे नाबालिग हैं तो वो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वालिद के ऊपर ही है, और जो है और वो वालिद की किफ़ालत में रहे, या अगर वालदा रखना चाहती है बच्चों को तो उनका माहाना ख़र्चा वगैरह जो है उन्हीं के जो है वालिद की ज़िम्मेदारी है, कानूनी तौर पर भी और शरई लिहाज से भी और कानूनी तौर पर। ना दे तो हमारे पास कानून मौजूद है और कोर्ट के ज़रिए केस किया जा सकता है कि जो है इनके जो वालिद माहाना इन्हें ख़र्चा वगैरह दें, और बाकायदा एक ये रूल मौजूद है। सही। बस अब इस सारे गुफ्तगू का लुबे लुबाब ये है कि अफू दरगुजर जिसकी हमें बार बार ताकीद की गई है, तलकीन की गई है, उस पर हमें अमल करना है। ख़वातीन को ज़ुबान दराजी नहीं करनी चाहिए, और मर्द हज़रात को इससे पहले एक दफ़ा ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उनकी अपनी माँ, अपनी बहन भी है, और जो सलूक अपनी बीवी के साथ करेंगे कल को उनकी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो लिहाजा बड़ा देखभाल कर चलना पड़ता है, तभी रिश्ते चलते हैं कि गाड़ी के दो पहिए हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप तशद्दुद करें और ज़िंदगी भी इस तरह से गुजर जाए। एक हद तक जुल्म बर्दाश्त होता है। बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी। पीर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।